मोनोपोली में ये होगा कि इससे पहले हमने पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन, उसके बाद हमने पढ़ा था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जिसमें इम्परफेक्ट कंपटीशन था। परफेक्ट कंपटीशन में हमने पढ़ा था कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होंगे जो होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचेंगे, उसमें फ्री एंट्री फ्री एग्जिट है, मार्केट से वो प्राइस टेक करेंगे। इसके अलावा प्राइस में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं होगा, उसका मार्केट के नॉलेज होगा, मार्केट को कस्टमर को उसका नॉलेज होगा। इसके अलावा कोई भी उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को चार्ज नहीं करेंगे, कोई किसी किस्म का बैरियर नहीं होगा, उसके अंदर एंट्री फ्री एंट्री और एग्जिट है। और अगर उसकी डिमांड की बात करेंगे तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये बातें ये प्रैक्टिस हमने पढ़े थे परफेक्ट कंपटीशन में। उसके बाद हमने डिस्कस किया था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमने कहा था कि इसमें सिमिलर प्रोडक्ट होंगी बट नॉट आइडेंटिकल, सेम वैसी नहीं होंगी। इट्स मींस के लार्ज नंबर या मेनी नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होंगे मार्केट के अंदर, लेकिन प्रोडक्ट थोड़ी सी डिफरेंट होगी, यानी कि हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट होगी। हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट होने की वजह से उसमें ब्रांड लॉयल्टी भी आएगी और किसी किस्म का कोई भी प्राइस का कंपटीशन नहीं होगा। इसके अलावा उसमें चंद बैरियर थे, फ्यू बैरियर थे एंट्री और एग्जिट में, और हमने डिसएडवांटेजेस में जाके डिस्कस किया था कि जो वो फ्यू बैरियर्स है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, मींस कि वाजिया तौर पे वो बैरियर्स नहीं बताए गए, लेकिन बैरियर है। अब उसके बाद आपकी मार्केट इम्परफेक्ट कंपटीशन में ही, जिसमें डिफरेंट प्राइसेस पे चीजों को बेचा जाएगा, उसमें मार्केट आती है मोनोपोली। मोनोपोली में होगा कि इसमें सिंगल सेलर हो। इससे पहले जो सेलर पढ़े थे वो लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर और मेनी सेलर, इसके बाद आ गया सिंगल सेलर। फिर ये जो प्रोडक्ट बेचेगा ये यूनिक प्रोडक्ट होगा। इससे पहले जो पढ़ा वो थी होमोजीनियस, फिर पढ़ा हेट्रोजीनियस। अब कौन सी प्रोडक्ट बेची जाएगी? यूनिक प्रोडक्ट मार्केट में बेची जाएगी, और इसमें सिर्फ इसका कोई एक ही सेलर होगा और उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। ओनली सिंगल सेलर सप्लाइंग यूनिक प्रोडक्ट टू द होल मार्केट हैविंग नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। पूरी मार्केट को सिर्फ एक ही सेलर जो है वो प्रोडक्ट सप्लाई करेगा, और जो वो प्रोडक्ट सप्लाई करेगा वो मार्केट में उसके जैसी कोई और प्रोडक्ट नहीं होगी, उसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट मौजूद नहीं होगा। फॉर एग्जांपल वागडा, सुइन नॉर्थन गैस प्राइवेट लिमिटेड, एसएनजीपीएल, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन। लेकिन अब पीटीसीएल की अगर बात करें तो पीटीसीएल के कुछ सब्स्टिट्यूट मार्केट में आना शुरू हो गए, जैसे ऑप्टिक फाइबर आ गया है, रेड फाइबर आ गया है, नया टेल आ गया है। मींस कि ये उसको रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, तो ये अब एग्जांपल इसमें नहीं बन सकती। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन में ये एग्जांपल इसमें नहीं बन सकती, ये जाके अब बनेगी। तो इससे अगली हम ओलिगोपोली पढ़ेंगे कि जिसमें फ्यू सेलर्स होंगे। अब तरतीब देखें, पहले लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, फिर मेनी सेलर, फिर आगे यूनिक यानी कि सिंगल सेलर, उसके बाद ओलिगोपोली है जिसमें फ्यू सेलर्स होंगे, चंद सेलर्स। तो उसमें जाके ये पीटीसीएल आएगा, और पाकिस्तान रेलवेज इसकी एग्जांपल बनेगा। तो मींस ये है कि जिनका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट के अंदर मौजूद नहीं है, ये यूनिक प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हैं और ऐसी कोई प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बेच रहा। अब इसके अगर फीचर्स देखेंगे, जैसे हमने फीचर्स उसके डिस्कस किए थे, वन बाय वन देखेंगे तो वो कहते हैं कि ये सिंगल सेलर है, सेलिंग यूनिक प्रोडक्ट, हैविंग नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, हैवी बैरियर्स फॉर न्यू एंट्रेंट्स। अब बैरियर्स की अगर बात करेंगे तो बैरियर्स क्या होंगे? हैवी। हमने मोनोपोलिस्टिक में पढ़ा कि फ्यू बैरियर होंगे, लेकिन मोनोपोली के अंदर हैवी बैरियर्स होंगे, क्योंकि अगर सिंगल सेलर है तो वो चीजें बना के बेच रहा है, तो यहाँ पर जो नया आएगा कोई सब्स्टिट्यूट लेके, तो उसके रास्ते में हैवी बैरियर्स होंगे, और ये जो बैरियर्स होंगे ये सिग्निफिकेंट होंगे। ये भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे बैरियर्स होंगे जो मोनोपोली के अंदर हैं, जिससे मोनोपोली क्रिएट हुई है। अगर वो बैरियर्स खत्म हो जाए तो मोनोपोली भी खत्म हो जाएगी। फर्म्स इज अ प्राइस मेकर, इसमें जो फर्म है वो प्राइस खुद अपनी बनाएगी। उसकी रीजन ये है कि भाई उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट के अंदर मौजूद
है ही नहीं। जब वो बेचने वाला अकेला है तो अपनी मर्जी से अपनी कीमत लगा के बेचेगा, क्योंकि उसे पता है कि पूरी मार्केट को ये प्रोडक्ट उसके अलावा कोई और नहीं बेच रहा, तो ये कीमत भी अपनी खुद ही बनाएगा। ये प्राइस मेकर होगा, ना कि प्राइस टेकर। इसके बाद है जी फर्म्स अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन। इससे पहले हमने जितने भी पढ़े वो ये पढ़ा कि लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगा, लेकिन मोनोपोली जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मार्केट के अंदर अर्न करेगा कि एक लंबे अरसे तक इसके मुकाबले में कोई आएगा नहीं। तो ये जो प्रॉफिट अर्न कर रहा होगा ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। हाँ, अगर कोई सब्स्टिट्यूट में आएगा भी तो ये उसे निकाल देगा सब्स्टिट्यूट से। जब निकालेगा तो उस टाइम पे यानी कि शॉर्ट रन पीरियड के लिए ये तीनों प्रॉफिट अर्न कर सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड सब नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन लॉन्ग रन में ये कौन सा प्रॉफिट अर्न करेगा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। फर्म इज इनएफिशिएंट बिकॉज़ इट्स नॉट प्रोड्यूसिंग गुड्स एट लोएस्ट एवरेज कॉस्ट। ये इनएफिशिएंट होगी, कोई एफिशिएंसी नहीं दिखाएगी। उसकी रीजन ये है कि जब इसके मुकाबले में कोई आएगा ही नहीं तो ये एफिशिएंसी दिखाएगा भी नहीं। जब ये एफिशिएंसी नहीं दिखाएगा तो अगर ये लोएस्ट एवरेज कॉस्ट पे कोई चीज बना सकता है लेकिन ये बनाएगा नहीं, क्योंकि इसने कंपैरिजन नहीं करना प्रोडक्ट की प्राइसेस के दरमियान, क्योंकि इसके पास जो प्रोडक्ट है वो यूनिक है, वो जितने की भी बन रही है वो मार्केट में बेचेगा, आवाम ने खरीदेगी। इसको क्या जरूरत पड़ी है कि वो उसकी एवरेज कॉस्ट को रिड्यूस करके उसे मजीद सस्ता करे। ये तो वो लोग करेंगे जहां पर प्राइसेस के अंदर मुकाबला चल रहा है या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जहां नॉन प्राइस कंपटीशन है, वहां पर हर कोई कोशिश करेगा कि जो उसकी प्रोडक्ट बिक रही है उसकी कॉस्ट कम से कम हो, वहां पर वो एफिशिएंसी से काम करेंगे। लेकिन मोनोपोली के अंदर जो सेलर होगा वो इनएफिशिएंट होगा, वो कहीं पर भी एफिशिएंसी नहीं दिखाएगा। ये एक डिसएडवांटेजेस आगे जाके इसका बनेगा। अगर इसके हम डायग्राम की बात करें तो डायग्राम जो हमने बनाई थी मोनोपोलिस्टिक की, जब क्योंकि मोनोपोलिस्टिक भी इम्परफेक्ट कंपटीशन है तो सेम वही डायग्राम जो है ये मोनोपोली के अंदर भी बनेगी। ओलिगोपोली की डायग्राम जो है वो डिफरेंट है, वो हम बनाएंगे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एवरेज कॉस्ट का कर्व, मार्जिनल कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से कम है तो मींस के रेवेन्यू से कॉस्ट कम है, मींस उसका कर्व नीचे है, तो इट्स मींस के यहाँ पर जो प्रॉफिट अर्न किया जाएगा वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। एक दफा ये डायग्राम हम अलग से बना लेते हैं ताकि रिवाइज हो जाए। हम पढ़ रहे मोनोपोली। अब मोनोपोली इम्परफेक्ट कंपटीशन है तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में दो काम होंगे, एक प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू और एक होगा मार्जिनल रेवेन्यू। जबकि इम्परफेक्ट कंपटीशन में हमने पढ़ा था कि एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर होगा मार्जिनल रेवेन्यू से और एवरेज रेवेन्यू बराबर होगा प्राइस से, और ये बराबर होगा डिमांड के, जो कि नॉर्मल डिमांड का होगा। अब इसके बाद हमने रिप्रेजेंट करना है एवरेज कॉस्ट को। अब अगर एवरेज कॉस्ट हमने बनाई यहां पर एवरेज कॉस्ट, अब ये हमारे पास एवरेज कॉस्ट का कर्व आ गया है। इसके बाद हमने बनाना है कि मार्जिनल कॉस्ट का कर्व। अब मार्जिनल कॉस्ट का अगर कर्व देखें तो मार्जिनल कॉस्ट में हमने पढ़ा था कि ये कट करेगा एवरेज कॉस्ट को फ्रॉम बिलो एट मिनिमम पॉइंट। एक बात ये पूरी होनी चाहिए, तो जो ये बात तो हो गई कि जो मार्जिनल का कॉस्ट का कर्व है उसने कट किया है एवरेज कॉस्ट के कर्व को फ्रॉम बिलो एट मिनिमम पॉइंट। उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होगा वो वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम का पॉइंट। अब ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, हम यहां से जो है वो इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट कर लेंगे, फिर इसी के ही पैरेलल हम मूव करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगी? कॉस्ट। यहां पर आ गई एवरेज कॉस्ट, फिर इसी तरह यहां पर आ गई एवरेज रेवेन्यू। अब एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर है किससे? एवरेज कॉस्ट से। तो जब रेवेन्यू ज्यादा होगा कॉस्ट कम होगी, तो ये वाला जो गैप क्रिएट हुआ है ये आपको बताएगा कि आपने कितनी कॉस्ट लगा
लगाई थी, यहां से लेके यहां तक कॉस्ट लगाई थी, और यहां से यहां तक आपने रेवेन्यू जनरेट किया है। तो मींस के जो ये इतना गैप क्रिएट हुआ है ये आपका प्रॉफिट का है, और इस प्रॉफिट को हम नेम देंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अगर यही एवरेज कॉस्ट का कर्व अबव द एवरेज रेवेन्यू होता, अगर ये कर्व यहां पर होता, ये एवरेज कॉस्ट का कर्व होता है यहां पर, तो फिर एवरेज कॉस्ट ज्यादा होनी थी और एवरेज रेवेन्यू क्या होना था, कम। तो फिर ये कहलाता सब नॉर्मल प्रॉफिट, और अगर ऑन द लाइन होता तो फिर क्या होता, नॉर्मल प्रॉफिट। ये डायग्राम हम ऑलरेडी इससे पहले इसकी डिस्कस कर चुके हैं। फिर जो हमने अभी बैरियर्स की बात की, जिसमें बैरियर्स में था हैवी बैरियर्स, वर्ड लिखा हुआ था हैवी बैरियर्स, और मैंने कहा था कि वो जो हैवी बैरियर्स होंगे मोनोपोली के अंदर, वो बैरियर्स सिग्निफिकेंट होंगे, वो वाज़ेह होंगे, और उनमें नंबर 1 पे है कंट्रोल ओवर की इनपुट रिसोर्सेज। लेट्स सपोज एक वजीर है, जंगलात का एक वजीर, अब जितने भी फॉरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर वो सारे के सारे उसी के कंट्रोल में होंगे, अब उसके अलावा किसी और बंदे के कंट्रोल में नहीं है। अब इसी वजीर की एक फर्नीचर की शॉप भी है, या फर्नीचर का एक शोरूम है। अब ये लकड़ियां काट के वहां से फर्नीचर भी बना के बेच रहा है और खुद भी वजीर है। अब सारे के सारे जंगलात इसके कंट्रोल में है, तो क्या ये चाहेगा कि किसी और को लकड़ियां बेचे और वो उसे कहे कि भाई आप ये फर्नीचर बना के बेचे, या कोई इसके पास आए और कहे कि भाई मैंने फर्नीचर बनाना है, मुझे लकड़ियां काटने दे, या इतने पैसे ले ले, मुझे लकड़ियां दे दे। तो अगर तो ये ऐसा करता है तो इट्स मींस कि ये इसका बिजनेस भी खराब होगा, तो ये कभी भी उसे लकड़ियां नहीं बेचेगा। क्यों नहीं बेचेगा? क्योंकि इसके ऊपर इसका कंट्रोल है, और फर्नीचर बनाने के लिए इनपुट के तौर पर लकड़ी जरूरी है। तो अगर किसी पर्सन का जो वो प्रोडक्ट बना के बेच रहा है उसके रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल है, इट्स मींस कि कभी भी उसके रास्ते में कोई और नहीं आएगा। पहला बैरियर ये है। नंबर 2 पे स्ट्रक्चरल बैरियर। अब स्ट्रक्चरल बैरियर में ये है कि एक पर्सन अरसे दराज से वो काम कर रहा है, अब वो जब एक लंबी अरसे से काम कर रहा है, जैसे पाकिस्तान रेलवेज की बात करें तो पाकिस्तान रेलवेज एक बहुत लंबे अरसे से पाकिस्तान के अंदर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। पाकिस्तान बनने से पहले के वो पाकिस्तान बना तो फिर हुकूमत के कंट्रोल में आ गया, कुछ प्राइवेट सेक्टर भी उसे यूज कर रहे हैं। अगर हम उसकी बात करें तो वो लंबे अरसे से चल रहा है। अब उन्होंने कॉस्ट इतनी रिड्यूस की, इसी तरह अगर कोई प्राइवेट इन्वेस्टर आएगा तो वो नई चीजें नई जो है वो ट्रेन बना के इन्हीं की पटरीज को भी अगर यूज करे, इन्हीं की लेन को भी अगर यूज करेगा तो रेंट भी पे करेगा, या गवर्नमेंट को रेंट पे करेगा। तो गवर्नमेंट जब अपनी ट्रेन उस लेन पे चलाएगी तो उसे ना कोई रेंट पे नहीं करना। अब क्या प्राइवेट इन्वेस्टर जो गवर्नमेंट की लेन इस्तेमाल कर रहा है और उसका रेंट भी दे रहा है, गाड़ी भी अपनी बनवाई हुई है, तो उसका रेंट ज्यादा होगा या गवर्नमेंट वाले का? प्राइवेट वाले का। अगर आप देखें तो अभी एक नई जो है वो डबल एक्सप्रेस कराची से मतलब इस्लामाबाद से कराची तक नहीं चली है, उसका 1 नवंबर को इफ्तिताह था, तो वो एक प्राइवेट इन्वेस्टर था। इसी तरह इस्लामाबाद एक्सप्रेस जिसे रावल एक्सप्रेस का नाम दिया गया, अब ये रावल एक्सप्रेस भी है, ये एक प्राइवेट पर्सन की है, वो चलती है इस्लामाबाद से लाहौर और लाहौर से इस्लामाबाद। अब उसका रेंट है 1300 रुपये, और अगर आप गवर्नमेंट की ट्रेन पे जाते हैं इस्लामाबाद से लाहौर तो उसका रेट है 910 रुपये। तो जमीन आसमान का फर्क, 910 रुपये और 1300 रुपये। तो अगर देखा जाए तो जिसने 1300 देके जाना है वो कहेगा कि भाई ऐसा करते हैं कि सेम टाइम पे निकली है, 10 मिनट का फर्क है आधे घंटे का, तो हम गवर्नमेंट वाली ट्रेन पे चले जाते हैं, जबकि ट्रेन भी एक जैसी, सफर भी वहीं पहुंचना है, सेम सर्विसेज है, तो हम क्यों रेंट ज्यादा बेयर करेंगे, हम जाएंगे गवर्नमेंट की ट्रेन। उसकी रीजन ये है कि गवर्नमेंट अच्छा खासा पैसा कमा चुकी है। अगर ऐसे ही किसी प्रोडक्शन की बात करेंगे तो प्रोडक्शन में एक चीज सालों से चलती आ रही है, एक नहीं बनाएगा, जब नहीं बनाएगा तो उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज्यादा पड़ेगी, उससे उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होगी,
लोग नई चीज लेने से भी डरेंगे कि पता नहीं यार इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है, ये तो बहुत पुराने से अरसे से चल रही है, तो यही प्रोडक्ट खरीद लेते हैं क्योंकि इसकी कीमत भी कम है। क्योंकि जब आप ह्यूज अमाउंट में बनाते हैं तो आपको बल्क में चीजें खरीदेंगे तो वहां से भी आपको क्या मिलेगी, कॉस्ट कम मिलेगी। तो जब कॉस्ट कम मिलेगी तो वहां से कॉस्ट कम हो जाएगी जो बहुत पहले से चीजें बना के बेच रहा है। तो ये एक कुदरती बैरियर आ जाता है कि जो बहुत अरसे दराज से चीजों को बना के बेच रहा है उसकी प्रोडक्ट मार्केट में सस्ती होगी, और जो नया आएगा क्योंकि वो अभी बल्क में नहीं बना रहा तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से वो प्रोडक्ट महंगी होगी। तो वो कहते हैं एज मोनोपोलिस्ट फर्म हैव लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन टू डील विद होल इंडस्ट्री, क्योंकि वो पूरी इंडस्ट्री पूरी इकोनॉमी को डील कर रहे हैं तो वो लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन करेगा तो उसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल से क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल से बेनिफिट मिलेगा। while enable him to produce a product to such as lowest average cost that other firms cannot match, जो नहीं आएगी उनके साथ उसकी कॉस्ट मैच नहीं करेगी क्योंकि ये तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल से बेनिफिट उठा रहा होगा, जो नहीं आएगी वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल से बेनिफिट अभी तक उठा नहीं रहा होगा, जिसकी वजह से ये एक बैरियर क्रिएट हो जाता है और इस बैरियर को हम नेचुरल मोनोपोली भी कहते हैं। ये कुदरती मोनोपोली हुई कि जो अरसे